देखिए, विधानसभा का 3 दिन का था सेशन था, तो उस टाइम कल मैंने कहा था भाई इसके बारे में समीक्षा आज करेंगे। तो जो इन टोटलिटी हुआ है, ये सेशन बिल्कुल नीरस, और जो सरकार ने जितने जवाब दिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं दिखाने के लिए। हर उसमें ये जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं, जैसे बेरोजगारी का दिया, बेरोजगारी के आंकड़े दिए मुख्यमंत्री जी ने कि वे हमारे उस पे एक एजेंसी का दे दिया बेरोजगारी का, जबकि मैंने उनसे पूछा जो नीति आयोग की है उसके हिसाब से बेरोजगारी हरियाणा में 9% है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, जबकि 2014 में 2.9 थी। बेरोजगारी घटाने के लिए और बजाय और बढ़ा दी इसमें एम्प्लॉयमेंट। और ये देखो, ये मेरा कहना नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ निकालिए भाई, ये पार्लियामेंट में दीपेंद्र का सवाल था और उसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर ने, उनके जो रामेश्वर थे स्टेट मिनिस्टर, उसमें ये 9% आया हुआ है। ये लोकसभा का जवाब दिया हुआ, राज्यसभा में सॉरी, जबकि 2012 में 4.3, 2014 में 2.9 और 15-16 से बढ़ती चली गई। 15-16 में 3.3, 16-17 में 5.2, 17-18 में 8.4, 18-19 में 9.3 और ये अब जो है कि 21-22 में 9, ये, जबकि ऑल इंडिया की एवरेज जो है 4.1। तो उससे भी फालतू है बेरोजगारी की। ये आपने देखा, इन्होंने जो सीएमआई की रिपोर्ट है उसमें तो 30% से ज्यादा है। मतलब जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 है। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से। और जो इनका मैनिफेस्टो में कहा कि हम तो प्राइवेट नौकरियों में भी 75% जो है जो हरियाणा डोमिसाइल को देंगे। और इनके नौकरी देखो, अभी बीडीओ का कल रिजल्ट निकला है हरियाणा के प्रति। 7 बीडीपीओ भर्ती किए हैं, जिसमें से 4 गैर हरियाणवी हैं। क्या मतलब हरियाणा में लायक बच्चे नहीं है? इसी प्रकार कोई भी आप नौकरी दिखा लो तो उसमें यही फर्जीवाड़ा मिलता है इनका। और इसमें जो है कहा मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख के, लेकिन जो पहले हो चुका, फ्यूचर की तो कह रहे हैं, लेकिन जो पहले हो लिए किसको सजा दी भाई? कितने आदमी पकड़े गए? मैं बहुत सारे मेरे सामने हैं, वे बिल्कुल विपरीत हैं। फिशरी भर्ती के दौरान विजिलेंस की जांच आदेश 2017 में हाई कोर्ट ने दिए थे, और जबकि आज तक उस जांच का कोई अता पता नहीं। उस मामले में एक ही गांव के बहुत लग गए थे। इसी प्रकार 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर रेड पड़ी थी, और उस रेड के बाद कुछ क्लर्क लेवल और उनके नीचे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके यह दावा किया गया था कि भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन जब इस मामले में चालान दायर किया गया तो माननीय पंचकुला कोर्ट ने अपने 4 दिसंबर 2018 में जांच से असहमति जताते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। आज तक वह जांच नहीं हुई, आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से एचसीएस की भर्ती में जहां सरकार ने विजिलेंस द्वारा
मारी गई रेड पर अपनी पीठ को थपथपाने का काम किया था, वहां उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवा दिया गया। तो इस प्रकार से है। और एक और जो चल रहा है कौशल रोजगार निगम, ये जो है मतलब अब तक एक जेबीटी तो भर्ती नहीं किया इन्होंने, और कह रहे हैं अब इतनी नौकरी दे दी। कौशल रोजगार में जो भी जाते हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। हमारी सरकार ने फैसला किया था कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे हम, और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई नौकरी देने के लिए। यहां तक कि इजराइल में और कहा दुबई में बाउंसर की जरूरत है, ये तो वहां जरूरत है, पता इसमें खाली ये तो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी देने का ये कौशल रोजगार से ऐसे ऐसे इन्होंने काम किया है। और 2 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं, रिक्त स्थान है, वो खाली पड़ी है। और युवाओं के साथ जो है एक किस्म से बद्दा मजाक किया जा रहा है हमारे युवाओं के साथ। बताओ, इजराइल में भेज रहे। इजराइल से तो हिंदुस्तानियों ने भी अपने आदमी बुला लिए थे, सरकार ने वहां उनको बचाने के लिए मतलब एक सुविधा प्राप्त की थी कि भाई जो हिंदुस्तानी वहां पर है सेफ एंड साउंड आ जाए, ये वहां भेज रहे, कोई मतलब नहीं इनका। तो ये है। और जो जितनी नौकरी देते हैं कौशल रोजगार, उसमें ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, फिक्स्ड है। और कोई भी एजेंसी एडवर्टाइज करती है हमारे को चाहिए, वो कौशल रोजगार योजना में डाल देते हैं। तो ऐसा तमाशा बना रखा है। फिर बहुत सारा क्लेम किया गया, भाई हमने शिक्षा में ये किया वो किया। जो एजुकेशन पॉलिसी है केंद्र की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जीएसडीपी का 8% खर्चा होना, 6% खर्च करना चाहिए, और इन्होंने किया बजट में कुल 2%। स्कूल बंद कर दिए, आधी से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी 50%, और एक जेबीटी भर्ती नहीं किया। हाँ, हाईकोर्ट जुर्माना करती है, और ये खुद मानते भाई हमारी इतनी जगह खाली है। और ये आरबीआई रिपोर्ट के भी मुताबिक भी हरियाणा ने शिक्षा पर खर्च कम किया है, जो करना चाहिए। तो शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर दिया। एक भी है 11% कम किया इन्होंने। तो एक भी जो है जेबीटी भर्ती नहीं किया इन्होंने। और अब टीजीटी पीजीटी ये भी कौशल रोजगार योजना में दे रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा है कि ना तो उनकी पेंशन होगी कभी, ना नौकरी पक्की मिलेगी। 2 साल के बाद क्या होगा उनका, ना तनख्वाह पूरी। इसी प्रकार से जो हेल्थ के मामले में बहुत इन्होंने क्लेम किया, उसमें सरकारी क्षेत्र में जो है ना, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एक एक करके बताता हूं कि ये कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो तो दूर है, कोई खोलने का कोई वो नहीं है। लेकिन रोहतक पीजीआई में 5144 सैंक्शन पोस्ट है, और उसमें से 2385 खाली हैं। ये तो है। इसी प्रकार करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 459 पद खाली हैं। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में 1062 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 670 पोस्ट खाली हैं।
कानपुर मेडिकल कॉलेज में 1019 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 473 खाली पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 492 पद खाली पड़े हैं। 692 पद खाली पड़े हैं 878 में। तो कहाँ जाएंगे लोग? मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं का भट्टा बटा दिया। गवर्नमेंट सिक्की तो यही कॉलेज है जो मैंने कहा, गवर्नमेंट रन तो यही मेडिकल कॉलेज है, उनकी ये स्थिति है, किसी भी एक जगह भी नहीं। मैंने तो कहा था कि पीजीआई में जाओ रोहतक में, वहां जबकि हमारे समय में दवाई फ्री थी सबको, वहां अब आपका साबुन नहीं है, डॉक्टर कहते हैं। ऐसी परिस्थिति कर दी। तो हाँ, सफाई नहीं है, हाँ फिनाइल नहीं है, साबुन नहीं है, तो ये परिस्थिति है वहां पे। इसी प्रकार से हर वर्ग का, जैसे मैंने कहा, हमारे समय में आज पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां हड़ताल कर रही हैं, हड़ताल पे हैं आज, कोशिश की उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का असर सीधा लोगों पर पड़ता है जब सब्जी के भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए उस समय हमने ये सोच के कि लोगों को ठीक दाम पे सब्जी मिले, हमने मार्केट फीस इस पे 0 कर दी थी सब्जी मंडी में। आज इन्होंने मार्केट फीस बढ़ा दी और ये भी कहा 2% लगा दिया। व्यापारी और अफसाई की राजबोल सरकार महीने दर लेने में एक बार इकट्ठा होने के निर्णय लिया, इकट्ठी ले लेते हैं, एडवांस में कर रहे हैं, भाई हमारे को दो, जितना टैक्स एंटिसिपेटेड है, पहले तो हुआ नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई ये महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को असर करती है, सब्जी मंडियों में कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी माफ की थी, भाई हमारी सरकार आई तो फिर हम इनको छूट देंगे सब्जी मंडियों को। इसी प्रकार जो क्राइम है, क्राइम एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे तो महिलाओं की असुरक्षा में टॉप पर है हरियाणा, यहाँ असुरक्षित है। अब ट्रांसपोर्टेशन का है, मान लो आम आदमी को रोडवेज की जरूरत पड़ती है, हर आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इनके समय में मैं बता रहा हूं, बसें घटी हैं, बढ़नी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। 2014-15 में 4083 बसें थी हमारे पास, जबकि अक्टूबर 2023 में घटकर ये 3119 हो गई, जो कि सैंक्शन बेड़े की संख्या से 1700 बसें कम है। 1700 बसें और होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से लोड बढ़ता है इसका। तो सुविधा मतलब कह तो देते हैं भाई हम लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बस तो है नहीं इनके पास। बसों का इस्तेमाल तो जो इनकी यात्रा चल रही है उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे खड़े रहते हैं, ये इनके सरकारी तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, यह स्थिति है। एक फिर फसल बीमा योजना में जो है प्रीमियम ज्यादा गया है, लोगों को अब तक मिला नहीं, ना बाढ़ का पैसा, बाढ़ में जो फसल खराब हुई थी उसका मिला, क्योंकि क्लस्टर 2 में तो जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम तो ले लिया, लेकिन आगे कार्रवाई करने से मतलब रहेगा। यहां तक है कि हरियाणा वर्ष 2022-23 में एसी एक कंपनी है, एसी एआईसी कंपनी ने किसानों से 703.84 करोड़ रुपया प्रीमियम लिया, लेकिन कुल उसमें 7 करोड़ 86 लाख रुपए ही का मुआवजा दिया, प्रीमियम दिया। और ये तो मतलब दिया हुआ है, वहां पे लोकसभा में आंसर आया, ये दिखाने निकालना भाई, हाँ ये होगा ना, निकालना इसका आंसर। 700 कुछ तो प्रीमियम और 7 करोड़ मतलब कंपनसेशन, इतनी लूट मची है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में।
नहीं होता है, एग्री होता है। इसका जो है ये दिया हुआ है एआईसी, हरियाणा में एआईसी 703 करोड़ का प्रीमियम और 7.46 कंपनसेशन। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी आप विषय उठा लो, इनका दिखाएं। इसी प्रकार से हरियाणा में खिलाड़ियों की दुर्दशा हो रही है, वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नौकरी नहीं लग रही, तो उनका प्राइज मनी नहीं मिल रही। इसी प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर की घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, वहां घोषणा तो बहुत कर देते हैं। विधानसभा में यही हुआ, हर एमएलए उठा, उसने यही कहा अगर जी फलाने सन में वहां घोषणा करके आए थे हमारी सड़क की, कोई कह रहा पुल की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था बस के अड्डे की घोषणा करके आए थे, लेकिन कोई कह रहा था कॉलेज की घोषणा करके आए थे, हुई नहीं। 2022 ये जो है जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक की स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की 70 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन पूरी कुल 262 हुई हैं। और कर्जे में डूबने का काम कर दिया। बासठ देखिए इनकी नॉर्म्स जो एफआरबीएम में जो नॉर्म्स थी 2005 में, जैसे हमारे समय में तो 15 या 17% थी, अब 30% इन्होंने कर दी। लेकिन अगर इनका लगाए हिसाब तो दे हैव क्रॉस लिमिट, 37.7% होगी अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ 30% फिक्स्ड बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने 30% की थी, क्योंकि एफआरबीएम 2005 में ये लिखा हुआ है द स्टेट डेट मस्ट इंक्लूड इंटरनल बोरोइंग, मतलब लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, फिर पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट्स, ये स्मॉल सेविंग वगैरह, एंड गवर्नमेंट गारंटेड लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। अकॉर्डिंग टू स्टेट डेट टू जीएसडीपी कम्स टू 37.7%. Against 30% fixed. During the 9 years, the government has placed the state into debt trap, and hence we are likely to face Punjab-like situation. मैं कई दिनों से कह रहा हूं, लेकिन ये इस बात को मानने की तैयार नहीं है, सही फिगर देते नहीं है। ये तो कहता है हम विद इन नॉर्म्स है, लेकिन नॉर्म्स को क्रॉस कर चुके हैं। 37% हो गया इनका। ये मोटी मोटी बात है भाई। बाकी जो हमारी आज मीटिंग थी उसके बारे में अध्यक्ष जी ब्रीफ कर देंगे। हमारे कांग्रेस के विधायकों की और पूर्व विधायक और जो हमारे असेंबली कैंडिडेट से वरिष्ठ नेता, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि वहां इंडिया की भी मीटिंग हुई है, इंडिया ब्लॉक की भी, और कांग्रेस का 138 साल कंप्लीट हो रहे हैं 28 तारीख को, तो उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई थी। अध्यक्ष जी आप ब्रीफ कर दें। जैसा कि आदरणीय हुड्डा साहब ने आपके को बताया कि आज हमारी पार्टी की मीटिंग थी, जो पीसीसी के जो डेलीगेट हैं और जो सीनियर जो साथी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड और जो दूसरे जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनके हेड की उनकी मीटिंग बुलाई थी। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पास किया कि 138 साल हमारे 28 दिसंबर को हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, आजादी की लड़ाई लड़ने का इतिहास और उसके बाद में जिस तरह से देश का जो निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उस पर सबको चर्चा करने के लिए 28 तारीख को सभी बूथ, ब्लॉक और जिला में सभी जगह
कांग्रेस पार्टी का झंडा 9 बजे तक फहरा करके सारे प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी फैसला लिया कि जो देश में जो परिस्थितियां जो चल रही हैं, जिस तरह से संसद का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से पूरी तरह से 142 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जो कि कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में। विपक्ष की आवाज सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये चाहता था कि ये संसद में सुरक्षा में चूक क्यों हुई, क्या कारण थे, चूक के क्या कारण है और आने वालों का क्या मकसद है, उस पर चर्चा की जाए। गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, बजाय हाउस को जवाब देने के बाहर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जगह करते रहे, बयान देते रहे, लेकिन हाउस में नहीं दे रहे थे। तो उसके लिए सांसदों ने दबाव बनाया कि यहां पर जवाब दिया जाए और उसके विरोध में उनको सभी 142 सांसदों को बाहर कर दिया गया। तो ये एक लोकतंत्र के खिलाफ जो कृत्य है और इसके बारे में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि 22 तारीख को, परसों 22 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे और इस जो सरकार का जो कृत्य है इसका विरोध पूरी जोर से क्षमता के साथ में इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही पार्टी ने यह भी निर्णय लिया कि 138 साल होने पर, क्योंकि सारा जो संसाधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, चाहे वो संवैधानिक एजेंसी हो, चाहे इलेक्टोरेट बॉन्ड के माध्यम से जो सारा जो फंड जो आता है 95% वो सत्ता पक्ष को जाता है, जिससे संतुलन नहीं बन पाता लड़ाई लड़ने में। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1920-21 में एक फंड स्थापित किया था, उनका तिलक जी के नाम से, तिलक स्वराज फंड। जनता से आह्वान किया था और उससे जो फंड मिलता था उससे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, देश को आजाद करने के लिए। तो आज भी परिस्थितियां वही हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार से मुक्ति पाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाई सभी एक बूथ में कम से कम 10 लोगों से 138 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी कि एक बूथ पर 1380 रुपए कम से कम ये प्रेरित किया जाए जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो फंड दिया जाए। उसके अलावा कोई जो ज्यादा देना चाहता है, कोई 138 के अलावा 1380 देना चाहता है, कोई 13,800 देना चाहता है या 1,38,000 देना चाहता है, तो उनके लिए अलग अलग सब से आह्वान किया कि अपनी क्षमता के अनुरूप जो दान जो दे सकते हैं वो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टी को दान दें। तो बहुत लोगों के अंदर जोश और उत्साह था। आज भी लगभग अभी हाथों हाथ ही अभी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लोगों ने डोनेशन के लिए अपने वो किया और बाकी तो डोनेशन सारे उसमें से गांवों में से सब से ब्लॉक से आएगा। तो मैं समझता हूँ ये तो चलता रहेगा। 28 तारीख तक ये ऑनलाइन है, उसके बाद वैसे जमीनी स्तर पर भी इस पे होगा। तो उसके लिए जो आज की जो मीटिंग हुई बहुत ही फ्रूटफुल थी, बहुत ही शानदार थी, सबने बहुत अच्छा रिस्पांस था कार्यकर्ता साथियों के और इसमें हमें उम्मीद है कि पूरा इस सरकार से लड़ाई लड़ने में जो लोकतांत्रिक जो तरीके से हम इसमें पूरी तरह से सक्षम होंगे और सरकार की गलत नीतियों का पूरी तरह से विरोध करेंगे, परसों के प्रदर्शन में करेंगे और आगे पूरी तरह से तैयारी, चाहे लोकसभा की और विधानसभा की, पूरी तरह से मजबूती के साथ में तैयारियां चलेंगी। परसों प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम भी जो डीसी के माध्यम से हम देंगे। राष्ट्रपति सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का निर्णय है,
हमने तो अपनी पार्टी से कहा है, बाकी जो जो पार्टी है वो अपने अपने अलग अलग मीटिंग करके करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां लगाएंगे सभी को। क्या कहा? क्या कर दिया? ममिक्री की है जो वाइस प्रेसिडेंट की, उसको सही से चाहते हैं आप? देखिए, काम मेरे को तो पता नहीं किसने की है, किसकी की है, मैं क्या कह सकता हूँ। बनर्जी ने यहाँ करी हो, किसी ने बता दे, यहाँ तने या किसी को बता दो। मैंने बताया ना, मेरे को ज्ञान नहीं है उसका। बता दिया जो मैंने, जितना मेरे को पता है मैंने बता दिया तेरे को। हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने क्या किया? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो चंडीगढ़ में थे, हरियाणा कांग्रेस के नेता तो ये प्रधान है, मैं सीएलपी लीडर हूँ, ये विधायक है? चलो जो भी है वो तो उनका काम है, उनका कार्य क्षेत्र है, वो जाने भाई। ऐसा है, पूरा हरियाणा मेरा है, समझे सर। और मैं हरियाणा का हूँ। सर एक सवाल है, ममता बनर्जी का बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को देखते हुए ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो प्रधानमंत्री का चेहरा देखें और उनको प्रपोज करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खड़गे साहब, मैं सपोर्ट करता हूँ। जो खड़गे साहब ने बयान दिया वो हमारे अध्यक्ष है, जो खड़गे साहब फैसला करेंगे हम साथ हैं। खड़गे साहब ने कहा है कि भाई ये प्रधानमंत्री का फैसला बाद में होगा, पहले जीत ले। ये तो उनकी मर्जी है, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा है, कांग्रेस आएंगे, बाकी वो सब इकट्ठा भी दे सकते हैं, कोई आए तो कोई विरोध नहीं। कह तो चुका मैं, आप थे नहीं वहां। ऐसा है, इजराइल से तो जब ये हुआ तो वापिस लाए गए थे हमारे, और हर रोज रेडियो पे अखबारें पढ़ते थे, इतने भारतीय सुरक्षित लाए गए हैं। आज क्यों बजरे में वहां, क्या वहां पीस हो गई है? हाँ। तो 3 दिन के शीतकालीन सत्र को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रश्नकाल में भी और शून्यकाल में भी दोनों में कांग्रेस के नेताओं को सबसे ज्यादा समय दिया गया। कोई वो थोड़ा ही है जो हमारा हक है, हमने लिया हम ना, इसमें क्या बात है? सदस्य भी लोगों की आवाज उठा हमारा फर्ज है, इसमें कोई मेहरबानी हो गई क्या? नहीं, मैंने कहा वो तो सब हम मांग रहे थे, नहीं दिया, लेकिन जितने बात थी जो उनके जवाब आए उससे संतुष्ट नहीं हम, ये मैंने कहा शुरू में, आप सुना नहीं होगा। देखिए, कल जो मैंने अखबार में पढ़ा, बाकी तो आगे होगा, सीट शेयरिंग का होगा, स्टेट लेवल पे होगा। देखते हैं कौन क्लेम करता है। मैं तो 10 की 10 क्लेम हमारी, कौन क्लेमेंट आता है, बैठ के बात होगी स्टेट लेवल पे, क्या आधार है, क्या पैरामीटर है। इंडिया में अभी तो शामिल नहीं है, वो तो उनका काम है, करेंगे तो मेरे को क्या है, मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं। है जी, नहीं 5 मेंबरी दूसरी कमेटी, ये नहीं है, ये 3 मेंबरी कमेटी है।
देखिए ये जो हुआ मामला जो हुआ ये हुआ, शुरुआत वहां से हुआ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो वो है प्रिंसिपल कौन एक्यूज जो है वो 2005 में और 11 में उसका था और उनको बचाने का काम तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता जी ने किया। ये क्या, ये डीडीआर कटी थी, ये थी। अब डीडीआर कटती है तो उसमें कोई इंक्वायरी होती है, एफआईआर जाती है, वो तो कुछ इन्होंने कहा नहीं। तो उस बात पे हमने कहा था और ये करके जब हुआ, मैं तो था नहीं, तो हाई कोर्ट का रेफर किया। तो ये था, मैंने कहा भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस टाइम मैंने कहा है भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती। तो विधानसभा में जो बात होती है, हाँ हाई कोर्ट को देनी है, सीबीआई को देनी है, तो उस एक्यूज के खिलाफ दो, एक्यूज की थ्रो आउट करो, क्या है, दैट शुड बी द पॉइंट। बट व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन मेंबर्स, हाई कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन, ये थी बात। तो बीएसी में फिर ये फैसला हुआ था, फिर हम प्रिविलेज मोशन लेके आए, फिर बीएसी की मीटिंग बुलाई गई, वहां यही हुआ कि भाई अपना जो शिक्षा मंत्री हैं इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उसमें कहा एक मेंबर आप दे दो, एक वो दे देंगे। तो ये तो बात तो यही हुई थी। अब 5 मेंबर कैसे हुई है मेरे को मालूम नहीं, वहां तो 3 मेंबर की हुई थी बीएससी में। और जो है, जो विधानसभा में ट्रांसफर हुआ है, जितनी बात हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, 2005 से करें, किसी करें, वो तो फैक्ट फाइंडिंग पे कमेटी जाएगी और वो किसी की भी मदद ले सकती है, चाहे वो किसी सरकारी तंत्र की लेनी है, एजेंसी की लेनी है, किसकी मदद लेना चाहिए, तो कमेटी फैसला करेगी। ये बात तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो वही होगा जो प्रिविलेज मोशन में दे रखा है वो, और बाकी जो बताया ना था आपको जो था, तो इसी वास्ते जो आपने प्रिविलेज मोशन कहा ना, इसी वास्ते एक चीज की दो इंक्वायरी नहीं चल सकती है। या तो वो बैठ गई कमेटी तो प्रिविलेज मोशन, हाँ वो कमेटी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो प्रिविलेज मोशन फिर आ जाएगा हमारा। ये उनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये जो मुद्दा उठा था वो उठा था कि चीफ सेक्रेटरी का स्पेसिफिक लेटर गया था, उस बात पे था कि भाई लेजिस्लेचर एमएलए कैन विजिट द ऑफिस, दैट इज डेरोगेटरी, उस बात का एतराज था मेरे को, और वो उनको कर दिया। ये देखो ये लिखा हुआ है, इट हैज नेवर बिन, हमारे टाइम में कोई ऐसा लेटर दिखा दे अम्बेड चौटाला जी जहां ये लिखा हो। ये लिखा है इस पैराग्राफ में, क्या लिखा है, द इश्यू ऑफ चेयरिंग ऑफ ओपन दरबार or a meeting with district level officers by an MLA has been considered again, and it is clarified that no MLA can call meeting of officers or chair open darbar. हमारे कोई इतराज नहीं इस बात में, इस बात का ऑब्जेक्ट नहीं था। जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्शन जो था वो था, however, आगे एक्सप्लेन करते हैं, however an MLA may visit a particular government office for discussion on an issue concerning the public under reasonable intimation, so that the due courtesies and protocol is extended to him. That was it. Why? अब मैंने यही कहा था भाई, कल को अगर मान लो एक पटवारी से काम होगा एमएलए को बात करनी हो तो he has to go to his office. This is derogatory. फिर ये फैसला किया गया था, मैंने सजेस्ट किया था कि ठीक है, ओपन दरबार तो हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था भाई, जो अभय चौटाला जी कह रहे हैं, ओपन दरबार तो इन्हें शुरू किया है, अनिल विज ने किया है। हमारे यहाँ ग्रीवेंस कमेटी होती थी, उसमें कोई भी आके अपना ग्रीवेंस रख सकता था। तो इस वास्ते हमने सजेस्ट किया था कि भाई
एमएलए घर मत आओ कोई, लेकिन रेस्ट हाउस में ही कैन कॉल एन ऑफिसर, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। वो तो आप वो करे ना, प्रोस्पेक्टिवली करे, रेट्रोस्पेक्टिवली लेना जो पहले हो चुके हैं। नहीं, और मैंने बताया ना आपको, और इश्यूज बताए, और इश्यूज भी बताए जो इंक्वायरी अब तक नहीं हुई, जो वेटनरी सर्जन हुए थे कितने हुए हैं। हाँ? चलो तो जाने, और हिंदू संगठन जाने, भाई मेरा तो क्या इसमें, लेकिन जो मैंने कहा है वो क्या है। कसम तो वैसे हाउस में जो है ना, हर आदमी एक्सपेक्टेड होता है सच बोले, जो सच बोलता है उसको कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एफआरएम की तो पॉलिसी बनाई उन्होंने। पहले जैसे हमारे टाइम में था कि भाई ये जो पैरामीटर्स हैं, इसमें 15% क्रॉस नहीं करना चाहिए जीएसडीपी का, टोटल लोन जो लेते हैं 2005 में, तो 2014 तक ये रहा। अब बाद में फाइनेंस कमीशन ने इसको बढ़ा दिया 30% तक, जीएसडीपी की 30% तक। बट स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो है, इट हैज क्रॉस दैट लिमिट 37.1%। हाँ, नहीं मैं बता देता हूँ ना, टोटल कर लें, अभी बता देता हूँ कहाँ गया। कोई नहीं यार, ऐसे नहीं मानने वाले भाई। इंटरनल डेप्ट ये होना चाहिए इसमें। इंटरनल डेप्ट जो है वो 2,85,885 करोड़ है। फिर है पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग वगैरह, ये है 44,000 करोड़। फिर है लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज, वो है 47,211 करोड़ है। हाँ, पब्लिक स्टेट पब्लिक। वैसे मैं एडिशनल नहीं दे रहा, जो ऑल सर्विसेज का है, जो इन्होंने मतलब बिजली के देना है बिल, वो एक्सक्लूड करके भी। लेकिन एफआरबीएम की ये इंटरनल डेप्ट, पब्लिक अकाउंट्स और स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस की जितने हो वो करे, तो ये टोटल होगा 3,77,096। और जीएसडीपी कितनी है भाई इनकी? 9 लाख इनकी दी हुई है, कांस्टेंट प्राइस पे दी हुई है 9 लाख, तो उसका अब बनता है 37%। अगर वो मैं जोड़ दूं ना, जो बिजली बोर्ड का इन्होंने देना पैसा बिजली कंपनीज को, तो और एक्सीड कर जाएगा। लेकिन मैंने वो ही जोड़े हैं जो एफआरबीएम में कंडीशन। $46,000 to DISCOM. Government department owed 46,193. और ये मेरा ये रिपोर्ट किया हुआ है ई पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर से।